नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बहू के पैर। कच्ची पक्की सड़क को पार करते हुए कार निरंतर कुल देवी के मंदिर की तरफ जा रही थी। कार के पीछे ही चल रही थी बस में बैठी घर की महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं और हंसी ठिठोली कर रही थीं। सबके चेहरे पर रौनक देखते ही बनती थी। कल ही घर के सबसे छोटे बेटे राहुल की बारात लौट कर आई है और आज सभी रिश्तेदार मिलकर कुल देवी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। कार में सुधा जी अपनी नई नवेली बहू दिव्या और बेटे के साथ बैठी अपने पति किशोर जी से बातें किए जा रही हैं और साथ ही साथ ड्राइवर को भी हिदायत दिए जा रही हैं कि थोड़ा जल्दी करो, कुल देवी के दर्शन का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पट बंद हो जाए। जबकि अपनी सास और पति राहुल के बीच गज भर का घूंघट लिए बैठी दिव्या चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। एक तो मई का महीना, ऊपर से इतनी भीषण गर्मी, उस पर भी नहले पर दहला शादी का भारी लहंगा और ओढ़नी, गहने भी सारे पहना रखे थे। यह क्या कम था कि इतना लंबा घूंघट भी करवा दिया, इसमें भी इस छोटी सी कार में। एक तरफ पति बैठा हुआ है और दूसरी तरफ सास। उन दोनों के बीच फंसी दिव्या इधर से उधर हिलडुल भी नहीं पा रही थी। पर इन सबसे भी ज्यादा परेशानी दिव्या को थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, जिसे बार बार अपने रूमाल से पोंछती जा रही थी। रह रह कर कल शाम की बातें दिमाग में घूम रही थीं। जब मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी, कल सुबह ही तो बारात रवाना होकर घर आई थी। तब तक तो सब कुछ ठीक था। एक दिन दिन में थोड़ी बहुत रस्में हुई और उसके बाद थोड़ा बहुत आराम। शाम को मुंह दिखाई की रस्म होने वाली थी। इसके लिए दिव्या बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। वैसे भी नई नवेली दुल्हन थी तो अलग से तैयार होना तो बनता ही था। थोड़ी देर बाद शादीशुदा ननद माही ने आकर कहा, भाभी जल्दी करो, मेहमान और आसपास की सभी औरतें आ गई हैं। हाँ दीदी, बस तैयार हो गई। माही दिव्या को लेकर के निकलने ही वाली थी कि इतने में सुधा जी दौड़ती हुई उस कमरे की तरफ आईं और दिव्या को लगभग अंदर की तरफ खींचते हुए बोली, अरे यह क्या बहू, घूंघट तो करो और यही कमरे में रहो। पर मम्मी, अपने यहाँ तो घूंघट होता ही नहीं है और ना और कमरे में कौन सी मुंह दिखाई की रस्म होती है? माही ने हैरानी से पूछा। हाँ, नहीं होता, लेकिन दिव्या घूंघट करेगी और फिलहाल आज के लिए ये इसी कमरे में रहेगी। जब तक हम कुल देवी के दर्शन न कराएं, तब तक ये और राहुल आपस में बात भी नहीं कर सकते। सुधा जी ने लगभग अपना फैसला सुनाते हुए कहा। पर क्या हुआ मम्मी? माही ने दोबारा पूछा तो सुधा ने घूर कर उसे देखा, जैसे कह रही हो कि अब चुप रहो। उनकी आंखें देखकर ही माही चुप हो गई और दिव्या को वापस उसी कमरे में लाकर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद सुधा जी अपनी ननंद बिमला जी के साथ कमरे में आईं और आते ही बिमला जी दिव्या से बोली, अरे बहू, जरा अपने पैर तो दिखाना। उनकी बात सुनकर एक पल के लिए तो दिव्या को समझ नहीं आया कि क्या बुआ जी कहना चाह रही हैं। उसे चुप देखकर जब दोबारा बुआ जी ने कहा, अरे बहू, बहरी हो गई है क्या? कह रही हूं ना, अपने दोनों पैर दिखा। दिव्या ने लहंगा थोड़ा सा ऊपर करके अपने दोनों पैर दिखाए। पैर देखते ही बिमला जी बोली, देख, मैंने कहा था ना तुझसे, क्या देख कर लड़की लेकर आई है तू? इसके पैरों की उंगलियां तो इसके अंगूठे से बड़ी हैं। हाय राम, जी मैंने तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। काश ध्यान दिया होता तो इसे इस घर में लेकर। कहते कहते वो चुप हो गई। पर सुधा जी इस तरीके से कह रही थीं जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी बुआ जी बोलने लगी, यह तो जब कलश अंदर की तरफ धकेल रही थी तब देख लिया था मैंने, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तू भी सुधा, बहू लाने के चक्कर में ऐसी बाबरी हुई कि बस अपना घर बर्बाद करने में तुली हुई है। क्या कर सकती हूँ जीजी। जब इसे देखने गए थे तब ठंड का मौसम था। इसने पैरों में जुराब पहन रखी थी, इसलिए मुझे इसके पैर दिखे नहीं और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अरे तो जुराबें खुलवा कर देख लेती, इतनी सी भी जुबान नहीं हिली तेरी। अरे घर में कुत्ता भी लाते हैं तो उसके भी पैरों की उंगलियों को देखा जाता है। जे तू तो बहू ले आई। अब क्या होगा जीजी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर मत, मैं हूं ना। जब तक कुल देवी के मंदिर में को दर्शन न करा दो, इसका चेहरा घर में किसी को दिखाना मत, खासकर अपने बेटे को। और सारे रस्मों रिवाज छोड़ कल
ही कुलदेवी के मंदिर जाने की तैयारी करो। ठीक है जीजी, जैसा आप कहो। कहते कहते बिमला जी और सुधा जी ने ऐसी तीखी नजरों से दिव्या को देखा जैसे पता नहीं दिव्या के साथ इस घर में क्या बवंडर आ गया हो। उसके बाद दोनों कमरे के बाहर निकल गईं। दोनों की बात सुनकर दिव्या की आंखों से आंसू भी निकल आए। क्या एक बहू और कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता? रात को भी माँ ही आकर ही खाना दे गई थी। उसके बाद कमरे में ना कोई आया ना कोई गया। दिव्या अकेली ही कमरे में रही। सुबह भी जब कुलदेवी के मंदिर के लिए निकले तो दिव्या अपने कमरे से ही घूंघट लेकर निकली थी। दिव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। कल की बातें याद करके दिव्या की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, पर शायद उसके आंसुओं का इन अंधविश्वासियों के सामने कोई मोल नहीं था। आखिर मेरे पैरों में ऐसा क्या देख लिया इन लोगों ने जो इतना बड़ा बवंडर बना दिया? रह रह कर बस यही सवाल उसके मन में आ रहे थे। दिव्या कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। घूंघट में से ही अपने दोनों पैरों की तरफ देख रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कभी अपने पैर देखती तो सुधा जी के, इन्हीं लोगों की तरह तो पैर हैं मेरे, फिर मेरे पैरों में क्या कमी रह गई जो मैं इतनी अपसुगनी हो गई? कुलदेवी के मंदिर पहुंचने से पहले राहुल को मेरी शक्ल भी नहीं दिखानी। आखिर क्यों? वो तो मुझसे 3-4 बार पहले भी मिल चुका था। एक बार तो मम्मी जी खुद उसके साथ थीं, पर अब क्या हो गया? और इस छोटी सी कार में मुझसे चिपक के ही तो बैठा हुआ है। अब क्या उस पर अपशगुन नहीं लग रहा? जितना दिमाग वो लगा सकती थी लगा रही थी, पर जवाब उसे किसी चीज का नहीं मिल रहा था। मई की गर्मी में दिमाग भी गर्म होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था बस थोड़ी देर में फट पड़ेगा। पर नई नवेली बहू को तो बम की तरह फट पड़ने की भी हक नहीं होता। जो जैसा चला रहा है बस चली जा रही है। खैर थोड़ी देर में कुलदेवी के मंदिर पहुंचे, जिसे देखकर सुधा जी के मुंह से सबसे पहले यही निकला, भगवान का शुक्र है कि पट बंद नहीं हुए हैं। फिर अपने पति किशोर जी से बोली, अरे जाओ जरा बस में से जीजी को फटाफट से लेकर आओ, अब वही बताएंगी कि क्या करना है। किशोर जी फटाफट अपनी पत्नी की बात पर अमल करते हुए बस की तरफ लपके और अपनी बड़ी बहन यानी कि बिमला जी को फटाफट सुधा जी के पास लेकर आए। जिन्हें देखते ही सुधा जी बोली, हाँ जीजी, अब बताओ क्या करना है? अरे करना क्या है? फटाफट से अपनी बहू और बेटे को कार में से निकालो और दर्शन कराने मंदिर ले चलो। याद रखना बेटा आगे खड़ा होना चाहिए और बहू उसके पीछे ही चले। ठीक है जीजी। सुधा जी ने जैसे बिमला जी ने कहा था ठीक वैसे ही किया। आगे आगे राहुल, पीछे दिव्या घूंघट लिए हुए कुलदेवी के मंदिर में दर्शन के लिए चलने लगी। साथ में बिमला जी और सुधा जी भी चल रहे थे, जबकि और रिश्तेदार महिलाएं पीछे पीछे मंगल गीत गाते हुए मंदिर में उन लोगों के साथ ही प्रवेश कर रही थी। मंदिर में प्रवेश करते ही औरतें वहीं कंपाउंड में बैठकर मंगल गीत गाने लगीं, जबकि राहुल, दिव्या, बिमला जी और सुधा जी अंदर कुलदेवी के दर्शन के लिए गए। कुलदेवी के दर्शन के बाद राहुल को तो बाहर कंपाउंड में बिठा दिया गया, जबकि सुधा जी, बिमला जी और दिव्या वहीं पंडित जी के पास बैठ गए। इधर उधर की बात पर सुधा जी सीधे मुद्दे पर आईं और पंडित जी से बोली, पंडित जी, माता रानी की कृपा से शादी का सारा काम निर्विघ्न हो गया, किंतु एक समस्या है जिसका समाधान आपको करना है। क्या हुआ बहन जी? बोलिए। इससे पहले कि सुधा जी कुछ कहती बिमला जी बोली, अरे ओ बहुरिया, पहले अपने पैर पंडित जी को दिखाना तो। बिमला जी के कहने पर दिव्या ने खड़े होकर अपने पैर पंडित जी को दिखाए। दिव्या के पैर दिखाते ही बिमला जी ने बोलना शुरू किया, ये देखो पंडित जी, बहुरिया के पैरों की उंगलियां तो इसके अंगूठे से बड़ी हैं। आपको तो पता ही है अब ऐसी लड़कियां कहाँ ससुराल में निवाह कर पाती हैं। यहाँ तक कि ससुराल में वह अपनी ही चलाती हैं और हमेशा पति को दबा कर रखती हैं। अब हमारा तो एक ही बेटा है, अगर वह भी बहू के कहने पर चलेगा तो भला हमारा क्या होगा? बिमला जी अपनी ही रो में बोले जा रही थीं। दिव्या उनकी बात सुनकर हैरान रह गई कि भला यह क्या बात हुई? मेरे पैरों की उंगलियां मेरे अंगूठे से बड़ी हैं, इसका मतलब मैं इनके बेटे को बस में कर लूंगी और पूरे घर में अपनी चलाऊंगी। हे भगवान, यह क्या सोच है भला? बहू घर में घुसी नहीं कि बेटा हाथ से जाने का डर सताने लगा। अब जिसके पैरों की बनावट ही ऐसी है वह क्या कर सकता है? अरे तुम लोग भी क्या बात कर रही हो? भला ऐसा भी कभी होता है क्या?
दरवाजे पर खड़े किशोर जी ने कहा, जिन्होंने शायद आते समय अपनी पत्नी और बहन की बात सुन ली। अरे आप तो बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। आप तो अपने व्यापार पर ध्यान दो, यह घर का मामला है, इसे हमें निपटने दो। सुधा जी ने किशोर जी को चुप कराते हुए कहा। उनकी बात सुनकर किशोर जी चुप हो गए और चुपचाप बाहर जाकर अपना काम करने लगे। यह नज़ारा देखकर दिव्या अपनी सास के पैर की तरफ देखने लगी, फिर अपने पैरों की तरफ। उसे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसने अपने पति को बस में कर रखा है। तो दोस्तों, इससे आगे की कहानी आपको कल दोपहर 2 बजे मिलेगी। तो पूरी कहानी सुनने के बाद अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।